नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलते रहता हूँ, मैं यात्राएं करते रहता हूँ और मेरा मानना है कि अगर कोई आदमी यात्रा कर रहा है तो उसको वीडियो बना के डालना चाहिए, क्योंकि अगर वो हर जगह नहीं जा सकता तो कम से कम जो आदमी जा रहा है वो उसके थ्रू, उसकी आँखों से, उसके लेंस से वो देख सकता है। तो अभी मैं एक नई यात्रा पर हूँ, साप्ताहिक यात्रा, और अभी मैं जा रहा हूँ भागलपुर। और भागलपुर यानी अंग प्रदेश, जो 16 महाजनपद थे भारत में, उसमें से अंग की राजधानी भागलपुर, वहाँ जा रहा हूँ, जिसको भाग्यदत्तपुरम भी कहा जाता था, यानी भाग्यशाली शहर, सौभाग्य देने वाला शहर। तो मैं वही जा रहा हूँ। महाभारत पुराणों का शहर है ये, जिसमें कि कर्ण जो था वो यहीं के थे। तो हम बहुत कुछ वहाँ पर जाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखने का। और चूँकि क्या है कि भागलपुर जाने के लिए कोई अलग से ट्रेन नहीं है जो कि रात में चले और सवेरे पहुँचा दे, तो अभी हमने बस का सहारा लिया है और बस में बहुत अच्छा स्लीपर है, उसी से मैं जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है कि ये बस है जो महाशांति करके है। अब इसमें हम लोग जाएंगे, स्लीपर है, तो ये मोटा मोटी ठीक है, क्योंकि आपको रात में खुलती है, सवेरे अहले सुबह 5 बजे पहुंचा देगी। तो आप रात का समय उपयोग कर लेते हैं जर्नी के लिए, और फिर जब वहां पहुंचते हैं फिर सवेरे से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो सवेरे ये भागलपुर बस स्टैंड उतारेगा हमको, और स्लीपर बस है, मैं जाके सो जाऊँगा। और कल सवेरे उतर करके फिर वहाँ पर मैंने गाड़ी रिजर्व किया है, तो फिर वहाँ पर हमारे मित्र भी हैं और वो आएंगे। हम सवेरे गाड़ी से फिर उनके यहाँ जाएंगे और फिर आगे की यात्रा करेंगे। प्लानिंग तो अभी यही है कि भागलपुर जाकर के पहले लोकल में ही आश्रम घूमेंगे, कुप्पा घाट जो है वो देखेंगे, और जो बूढ़ानाथ मंदिर है वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ से निकल जाएंगे आपका विक्रमशिला, और विक्रमशिला से फिर चले जाएंगे मंडार हिल, और वहाँ से फिर सुल्तानगंज, और वहाँ से वापस जैन मंदिर, और तब फिर भागलपुर। इस प्रकार से प्लानिंग हम लोग बनाए हैं कि एक दिन में ही पूरा हम लोग कवर कर लें। लेकिन चूँकि सुना जाता है कि वहाँ ट्रैफिक बहुत मिलेगा आपको, खासकर कहलगांव वाले रास्ते में। तो अब देखते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, कितना हम कर पाएंगे उतना हम आपको बताएंगे। वहाँ पर गरुड़ अभयारण्य भी है, तो कोशिश करेंगे उसको भी देखने का। और डॉल्फिन रिजर्व भी है, जो कि 60 किलोमीटर लंबा गंगा का क्षेत्र है। तो वो मेराइन इकोसिस्टम, आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो उसको हम लोग फ्रेश वाटर वो वाला हम लोग देखेंगे। जहाँ तक हो सकेगा वो प्रयास करेंगे, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है भागलपुर क्यों इतना प्रसिद्ध है। और बहुत सारे भारत में 3 विश्वविद्यालय हुए थे जो विश्व प्रसिद्ध थे। एक तो आपको तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय, और तीसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो ये विक्रमशिला जो कि पाल राजाओं ने बनाया था 8वीं शताब्दी में, तो वो क्यों और कैसा उसका गौरव था, ये सब हम लोग जाके करीब से अध्ययन करेंगे। घूमते रहना चाहिए, उससे आप अलग अलग संस्कृतियों से 2-4 होइएगा, कुछ अपनी बातें उनको बताइएगा, उनकी बातें आप सीखिएगा। तो जीवन में एक प्रवाह बहता है, चलता है, और ये आपको आगे ले जाता है। तो देखते रहिए चैनल, और मैं फिर आगे आपको अपडेट करता रहूँगा। तो मित्रों, मैं अब आ चुका हूँ अपने बस में, स्लीपर, और पटना से रात में जाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, तो आपको बस से ही जाना होगा। तो ये आपको अर्ली मॉर्निंग पहुँचा देगा, आप रात का यूज कर लीजिएगा जाने में। और ऐसी कोई ट्रेन नहीं है, और अगर है भी तो उसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्लीपर की जर्नी है बस में। बहुत दिनों के बाद मैं बस यात्रा कर रहा हूँ। एक बार मैं देहरादून से दिल्ली आया था बस से, ठीक है। तो मैं आगे अपडेट करता रहूँगा। यही बस है, सीट तो कंफर्टेबल है, और 600 रुपीज़ है चार्ज, ठीक है। देखते रहिए आगे। तो मित्रों, रात में चले थे 9:30 में मीठापुर बस स्टैंड से,
9 बजे चले थे और अभी मात्र 50 किलोमीटर बस चला है और अभी महुआ वैशाली में पहुँचे हैं। रात के 12 बज रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी है और अभी 225 किलोमीटर बचा हुआ है और ये हाजीपुर जो पुल है वो जाम रहता है, इसलिए इतना विलम्ब हो जाता है। अब यहाँ से भी 5 साढ़े 5 घंटे का रास्ता है। इसका मतलब हुआ कि करीब करीब 6 बजे सवेरे तक पहुँचेंगे। तो बस तो अच्छी है और स्लीपर भी ठीक है, एसी स्लीपर है। तो कुल मिलाकर ठीक ही है। थोड़ा 5 बजे की जगह पर 6 बजे सवेरे पहुँचेंगे। ये बस जो है अभी बेगूसराय होकर के फिर उसके बाद भागलपुर जाने से पहले नौगछिया जाएगी, तब फिर वहाँ पर फिर से पुल क्रॉस करेगी, गंगा के उस पार जाके फिर गंगा के इस पार आएगी। तो यही है, फिर देखते रहिए वीडियो। तो रात में नींद ठीक आई। अभी आप देख रहे हैं, अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं विक्रमशिला सेतु और ये गंगा नदी का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हालत है कि 5 बजे पहुँचना था, लेकिन अभी 6:30 बज रहा है, लेकिन हम लोग विक्रमशिला सेतु पर इसी ढंग से फंसे हुए हैं। तो अभी भी 10 किलोमीटर है। देखिए कब तक ये आप देख सकते हैं। ये विक्रमशिला सेतु से गंगा का नज़ारा है। तो जाम है, देखिए कितना देर में पहुंचते हैं। फिर पहुंच के वहाँ पर कार आई हुई है, अब वहाँ से फिर निकलेंगे। देखते रहिए। ये अद्भुत नज़ारा देखिए सूर्योदय का, देख सकते हैं गंगा पर बनने वाली अद्भुत छवि। मैं बस से ही ये ले रहा हूँ, क्योंकि पुल पर रुकी हुई है गाड़ी। तो बहुत ही भयंकर नज़ारा आप देख रहे हैं गंगा का विक्रमशिला सेतु से। तो देखिए कब तक जाम हटता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, खासकर बिहार में। आपको यदि टाउन पहुंचना होगा तो इस प्रकार से दिक्कत होगा, क्योंकि लोड बहुत है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत है, इसलिए ऐसा होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ये देखिए इधर से मित्रों, अभी इसी जाम में मैं फंसा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं, ये इसी बस से मैं आया था, माँ शांति ट्रेवल से। और इधर आप देख रहे हैं गंगा का नज़ारा और अद्भुत सूर्योदय आप देख रहे हैं, कितनी अच्छी किरणें हैं। तो अभी यही है और देख रहे हैं पूरा जाम लगा हुआ है। एक तरफ से लोग आ रहा है, लेकिन फिर जाम लगा। पीछे भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि अब मैंने गाड़ी वाले को, यहीं पर 0 माइल है तो वहीं पर बुला लिया हूँ। अब मैं पैदल चलता हूँ, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा और तो फिर जो है वहीं से फिर आगे प्रोसीड करूँगा। मेरे मित्र जो है वहीं पर आ जाएंगे। तो मैंने बस छोड़ दिया है और अब मैं पैदल ही चल रहा हूँ। हाँ, तो देखते हैं आगे कैसा होता है। अभी तक का तो ऐसा सफ़र रहा, देखते रहिए चलें। लेकिन बहरहाल ये आप देख सकते हैं गंगा का नज़ारा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा और सूर्योदय, गंगा पे सूर्योदय। ये डॉल्फिन एरिया है, हालांकि ये वाला डॉल्फिन नहीं है, लेकिन अगर हम उधर से आते मुंगेर साइड से तब वो मिलता नाथनगर होते हुए। फिर भी आप ये देख सकते हैं कुछ प्रवासी पक्षी है यहाँ पर जो कि गंगा में है। और इधर ही नौगछिया था उधर, तो नौगछिया में केंदुआ पड़ता है और वो केंदुआ जो है
वहीं पर गरुड़ का पालन किया जाता है। तो अभी आपको दिखा तो सोचे लगा कि आपको दिखा दें। तो हम लोग विक्रमशिला सेतु पर हैं, आप देख रहे हैं जाम। और ये देखिए ये दियारा का इलाका है। इधर गंगा नदी में पानी है, बीच में पानी नहीं है। तो ये जो सूखा वाला एरिया है इसमें लोग मक्का लगाए हुए हैं, फसल उग रहा है। बहुत उर्वर ज़मीन है इधर की। और आप देखिए कि जैसे पटना में भी दियारा एरिया है, यहाँ भी दियारा एरिया है। और बीच वाला एरिया जो है बिल्कुल खाली है। और इधर भी देखिए वहाँ भी फिर वहाँ से गंगा मिलेगी आपको। और उधर जो है आपको भागलपुर टाउन दिख रहा है। तो पैदल ही मैं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो जाम में बहुत देर लग जाता है। तो मैंने सोचा कि पैदल ही चला जाए। तो वॉक भी हो गया मेरा। ये भागलपुर टाउन आपको दिख रहा है। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं और 0 माइल पर ही मैंने बुला लिया है गाड़ी, वहाँ खड़े हैं। तो फिर मैं अब आगे की यात्रा शुरू करूँगा। पहले अपने मित्र के यहाँ जाऊँगा और तो फिर जो है ये आगे की यात्रा सोचूंगा कैसे कैसे करें। बहरहाल आप देख सकते हैं ये भागलपुर टाउन जो है अब दिख रहा है। तो इधर नवगछिया से लोग आ रहे थे और नवगछिया में इस साइड में देखिएगा तो वहाँ पर गरुड़ पालन होता है केंदुआ में। तो आप देख सकते हैं। तो यही है झील का नज़ारा। और रोज़ सवेरे इस ढंग से जाम यहाँ लगता है। तो देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं, क्योंकि जाम का समस्या बहुत विकराल है। इधर से आप देखिए भागलपुर शहर आपको दिख रहा है। तो आप पहुंचने वाले हैं 0 माइल, फिर उसके बाद फिर आगे की यात्रा करेंगे। देखते रहिए। हम लोग अब भागलपुर टाउन पहुंचने वाले हैं। पैदल ही मैं चल रहा हूं विक्रमशिला सेतु पर। और ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ नहाने के लिए गंगा के घाट पर देख सकते हैं। बहुत लोग भी जमा हुए हैं के लिए, सब चीज़ आप देख सकते हैं। और ये गंगा पर नाव भी है। तो ये घाट है और घाट पर लोग जुटते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो आप सब देख रहे हैं नज़ारा। यहाँ पर बोटिंग भी हो रहा है और लोग स्नान भी कर रहे हैं। ये गंगा का नज़ारा विक्रमशिला सेतु। तो पहुँचने वाले हैं और आप देख सकते हैं नीचे लोग स्नान कर रहे हैं गंगा के तट पर। और ये सेतु से मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं लोग हो रहा है। और बड़ा ही अद्भुत नज़ारा। लेकिन यहाँ पर जाम अब खुला है, हालांकि मैं तो पैदल ही चलाया। और आप ये देखिए ये आप देख रहे हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर बिहार 2010 में बना। अभी हम लोग बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर में है। 1905 का बिल्डिंग आप देख रहे हैं, 1905 में बना था। भारत में कितना बताए थे सर? पाँच कॉलेज बनाया गया था, अंग्रेजों ने बनाया था जब अकाल हुआ था। तो कि लोगों को कम से कम खाद्य पदार्थ सही में मिले, तो इसलिए 5 जगह अंग्रेजों ने खोला था। एक उसमें सबौर भागलपुर भी था। और कहाँ था सर? एक लॉयलपुर चला गया पाकिस्तान में। एक लॉयलपुर में जो पाकिस्तान में है सर। एक पुणे में है। पुणे में। और एक कोयम्बटूर में और कानपुर में। तो अभी हम लोग सबौर फार्म गए थे, उधर पीछे वहाँ क्वार्टर भी है, फार्म भी है। और यहाँ ये कॉलेज आप देख रहे हैं। ये लाइब्रेरी बन रहा है सामने में। जी, सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज की लाइब्रेरी का बिल्डिंग। तो मित्रों हमारी यात्रा जारी है और अभी हम एग्रीकल्चर सबौर बिहार विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वहीं पर आए हुए हैं। और सर हैं हमारे साथ, वो यहीं के हैं, सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सर हैं। तो ये हमको बताएंगे कुछ नई बातें, जो जैसे ये दलहन का पौधा है ना सर? हाँ, वो चना का है। वो चना का है। और ये सरसों का है। ये तीसी का है। तीसी का है।
और ये पूरा कितना एरिया में होगा सर, ये पूरा फैला हुआ? ये 362 ये एकड़ में है, एकड़ में पूरा फार्म 362 एकड़ में। यहाँ से कौन कौन सा वेराइटी जो निकला है सर, जो फेमस सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सर? जैसे सबौर में है वो जिस तरह का ज़रूरत है लोग का उस तरह का क्रॉप बनाते हैं। उपज तो सबसे प्राइमरी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो, तभी तो लोग का फूड का रिक्वायरमेंट पूरा हो पाएगा। और फिर आने वाले समय में दिक्कत हो रही है पानी का, तो उस हिसाब से भी बनाया जा रहा है कि जो कम पानी में उगे फसल, काहे कि आने वाले समय में जो पानी है सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स इम्पोर्टेंट है। सर जितना भी कार्बोहाइड्रेट है सर, हाँ, कार्बोहाइड्रेट रिच जो जितना भी फूड है, हाँ, वो सब जो फसल है वो तो ज़्यादा पानी खींचता है सर, और दलहन थोड़ा कम खींचता है। हाँ, दलहन की तो दलहन को सरकार क्यों नहीं प्रमोट कर रही है सर? प्रमोट करती है, लेकिन है कि क्योंकि ये हम लोग हाँ, स्वास्थ्य के लिहाज से भी अगर सोचें, हाँ, हाँ, तो मनुष्य जाति के लिए जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है वही उसके बर्बादी का कारण है। और दलहन अगर वो खाता है तो उससे उसको हर लिहाज से वो सही होता है उसके लिए। नहीं वो तो ठीक खेत है, के लिए भी सही है और स्वास्थ्य हाँ, के लिए भी सही है दलहन। हाँ, नहीं बात सही है तो- डॉक्टर साहब, लेकिन है क्या कि हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं ना कि जो क्वालिटी प्रोटीन है, जी सर, जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें मक्का है, मक्का है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जी सर, तो हम लोग ये कोशिश करके बना रहे हैं कि जिसमें क्वालिटी प्रोटीन है, जी सर, जो अवेलेबिलिटी 80% 85% लोग को है, उस तरह की हम लोग मक्का में भी वैरायटी बनाए हुए हैं। जी सर, और लोग के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जो ओल्ड एज हैं, लैक्टेटिंग मदर है, चिल्ड्रेन है, इन लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, ये सब उससे जैसे नहीं सर हम होता लोग है। के यहाँ कहा गया जी। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। जी, तो अगर हम लोग मेडिकल साइंस बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर अगर हम जी। भी ये देखते हैं, जी, तो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि जी। दाल एक ऐसा चीज़ है जी, जिसमें अगर मेहनती आदमी खाए कि कम मेहनती आदमी खाए, जी, दोनों के लिए इम्पोर्ट बहुत अच्छा चीज़ है। और क्योंकि वो जी, उसमें एंटी न्यूट्रिएंट भी प्रकृति ने डाल दिया है, जी, तो आपके चीनी को अंदर घुसने नहीं देता। जी। एकार्बोज करके एक आता है दवा डायबिटीज़ का, जी, वो एकार्बोज उसमें डाला हुआ है, जी, तो इसलिए वो चीनी को अंदर घुसने नहीं देता। और मेहनती आदमी भी खा सकता है। और दाल का सरकार को आयात करना पड़ता है। भारत में जो हमको आंकड़ा पता है कि 80 किलो चावल एक साल में उपजता है प्रति व्यक्ति, और 71 किलो गेहूं उपजता है, लेकिन मात्र 15 किलो दाल उपजता है। दाल। तो अगर हम दाल को प्रमोट करें सर, हाँ देखिए, तो हाँ देखिए हमको होता है ना जी कि सर। थोड़ा सा दाल को प्रमोशन के लिए, जैसे हम लोग का एरिया में भी चना बहुत आयत लगता था, जी सर, ये जो ठीक चना है। का हम लोग देख रहे हैं और हाँ। टीसी है। लेकिन ये हो गया थोड़ा सोशल मतलब ये के चलते लोग लगाया खेत में, उखाड़ के लेके चला जाता है, खाने का चीज़ है। और बहुत बड़े पैमाने पे लगेगा तब तो वैसा ही बात नहीं है, वैसे काफ़ी वैरायटी है। अच्छा, चना 1 चना 2 हम लोग ये सब ये पक्षी है सर, प्रवासी पक्षी है? नहीं प्रवासी नहीं अच्छा, है, ये ये बगुला है। बगुला है। हाँ, तो सर चना के बारे में बता रहे थे हाँ। आपकी 2-3 चना का वेराइटी है। हाँ, चना 1 है, चना 2 है, ये वैरायटी है। ये काफ़ी अच्छा उपज है और एरिया बढ़ रहा है। और स्पेशली दलहन का एरिया जो हम लोग का ताल एरिया क्षेत्र है, जो है खासकर भागलपुर में, तो नहीं, सर भागलपुर में नहीं, वो मोकामा बढ़िया एरिया मोकामा का है। तो बाढ़ के समय में पूरा फ्लडेड हो जाता है और एक ही फसल लेते हैं वो लोग, दाल तो दाल लेते हैं। कहा भी जाता है कि बढ़िया एरिया पूरे भारत को हाँ, दाल खिला सकता है, दाल खिला सकता है, लेकिन उतना उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। नहीं प्रमोट किया जा रहा है। जितनी भी वैरायटी है हम लोग रिलीज करते हैं, ज़्यादातर वही मतलब जाती है। लेकिन सर जितना फंड हम लोग कार्बोहाइड्रेट पर खर्च करते हैं एग्रीकल्चर में भी, हाँ, अगर सरकार उसको मोड़ करके दलहन पर डाल दे, तो हमको लगता है कि भारत की उन्नति ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि और बीमारी भी खत्म हो जाएगा। कि ये जो चीनी चावल आलू मीठा फल ये सब जो प्रमोट करते हैं हम लोग, ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। क्योंकि अब आदमी चलता नहीं, तो उसको कम से कम कार्ब्स का जरूरत है।
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, और इंसान एक्टिविटी छोड़ दिया, इसीलिए सरकार अब बोल रही है कि जो आप गन्ना उपजा रहे हैं, मक्का उपजा रहे हैं, उससे अब गाड़ी चलेगा, अब आदमी चलता नहीं। चलता तो इसीलिए अगर हम लोग प्रमोट करें दलहन को, और दलहन के चीज़ों में रिसर्च ज़्यादा लगाएं, तो जो हमको आयात करना पड़ता है दाल अभी भी, और तिलहन भी आयात करना पड़ता है, तो कम से कम हमको लगता है कि इससे ये होगा। तो सर क्या सरकार कुछ इसमें दलहन के लिए अलग से कुछ योजना बनाई हुई है सर? हाँ, योजना है, ये तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड में ये दलहन प्रोजेक्ट का है। अच्छा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट। ऑल इंडिया है, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का भी प्रोजेक्ट यहाँ पर है, इसको अच्छा। प्रमोट करने के लिए। बहुत सा होता है, स्पेशली कोई डिजीज लग जाता है, तो डिजीज को हटाने के लिए हम लोग कुछ उसमें जीन डालना चाहते हैं कि जो डिजीज नहीं लगे। खास करके इसमें ये लग जाता है, सूखा रोग लग जाता है, सूखने लगता है अच्छा, पौधा ही, तो वो सब के लिए काफ़ी प्रयास हुआ है। और जो वैरायटी जो नई आ रही है उसमें होता है कि उसमें रोग नहीं लगे, उपज ज़्यादा हो, कीड़ा नहीं लगे। इसमें पॉड बोरर होता है, जब दाना भरता है ना तो उसमें वो खाता है, छेद करके खा लेता है। तो वैसी हम लोग वैरायटी बनाते हैं कि उसमें पॉड बोरर नहीं लगे। हाँ, बोरर भी नहीं लगे, रोग भी नहीं लगे, उपज भी ज़्यादा हो। और धान गेहूँ ये सब में है कि देखिए अब है कि एक सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है फूड के मामले में, तब अब है कि झुकाव हो रहा है कि उसको मतलब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो। जैसे मक्का मैं देखता हूँ तो उसमें है क्वालिटी प्रोटीन, जो कि मक्के में है प्रोटीन, बट लेकिन उससे बहुत क्वांटिटी बहुत कम है सर। हाँ, और अगर प्रोटीन उसका मक्का का प्रोटीन लेने के चक्कर में अच्छा खासा हमको बेवजह कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, हाँ, कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे सेहत के लिए खराब होगा। हाँ, क्योंकि हम उतना मेहनत नहीं करते। हाँ, मेहनत नहीं अगर हमको करते। 8 घंटा कुदाल चलाना हो, हाँ, तब तो हमारे लिए वो ठीक है मक्का। हाँ, लेकिन अगर हमको गाड़ी से चलना हो, वैसे केस में ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट तो हमारे लिए विनाश का कारण है। हाँ, तो वैसे केस में अगर हम दलहन को प्रमोट करें तो ये एंटी न्यूट्रिएंट है। सबसे बड़ी बात है इसमें कि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट मिला हुआ है, यानी ये चीनी को अंदर घुसने नहीं देगा। अच्छा सर, तो एक चीज़ जानना चाहते हैं आपसे सर कि दलहन का पौधा को अगर हम उपजा रहे हैं और चावल को उपजा रहे हैं, गेहूं को उपजा रहे हैं, अगर हम इस तीनों का ही कंपैरिजन करें सर, तो दलहन के पौधे में कौन सा ऐसा विशेष चीज़ है जो कि हमको गेहूं और चावल उपजाने में नहीं करना पड़ेगा, जो दलहन में हमको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा अगर हम दलहन उपजाना चाहें? तो क्या वो हर मिट्टी में नहीं उपज सकता, केवल टाल एरिया में ही उपजेगा? नहीं, वो हर मिट्टी में भी हो सकता है, होता है। तो दलहन को उपजाने के लिए गेहूं और चावल के में तो ज़्यादा पानी लगता है। हाँ, चावल में पानी ज़्यादा लगता है, हाँ। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये हाइड्रेटेड कार्बन, यानी वो ज़्यादा पानी सोखेगा, जमीन का ग्राउंड वाटर हटा देगा पूरा। लेकिन दलहन क्या करेगा, उसको रिचार्ज कर देगा फिर से। तो जैसे हम लोग पराली जलाते हैं सर, अगर इसको सीधे निकालने के बाद उसको उसी पर सुला दें तो मॉइस्चर भी रोक के रखेगा। इसमें एक और भी खासियत है ना कि इसके नोडुल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो इससे उर्वरा शक्ति जमीन की बढ़ जाती है। और दलहन में अलग अलग दलहन है, जैसे ये हो गया चना, अभी हाँ रबी सीजन के लिए बोलते हैं। अभी का रबी का सीजन हुआ, ठंडे के समय लगा, अभी से 1 अप्रैल में तक ये हार्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ये हो गया। और कुछ है कि जो खरीफ में होता है, जैसे स्पेशली ये आपका पिजन पी अरहर वो होता है। वो अरहर खरीफ में हो गया, और हाँ, ये हो गया रबी का हो गया। तो सबके लिए अलग अलग है। और यहाँ अरहर इसलिए थोड़ा सक्सेस नहीं हो रहा है ना कि काफ़ी बारिश होती है। अच्छा। और बारिश होती है और ड्रेनेज नहीं है, पानी जब उसके जड़ के पास आ जाएगा तो वो उसके लिए सूख जाता है। तो दलहन के पौधे में कम बारिश चाहिए, हाँ, पानी कम चाहिए, जबकि चावल में उल्टा है, उसमें ज़्यादा चावल में ज़्यादा चाहिए, हाँ, गेहूं में ज़्यादा चाहिए। लेकिन चावल गेहूं की भी वैरायटी हम लोग ऐसी निकाल दिए हैं
कि वो जो आधा पानी में हो। में हो जाएगा। हाँ, गेहूं तो निर्जल है, गेहूं की एक वैरायटी है हम लोग का यहाँ से, तो वो आधे बिना पानी का ही हो जाता है। मतलब एक बार लगा दिए तो आपको पानी देने का ज़रूरत नहीं है। मतलब जो ज़मीन में रेसिडुअल वाटर है उसी से वो काम चला के निकाल लेता है। और सर दलहन को के उपज को बढ़ाने के लिए और क्या हम लोग कर सकते हैं, जो मतलब अगर हम सरकार इस पर ध्यान दे तो चावल गेहूं को डिस्करेज करके दलहन को प्रमोट करने के लिए सर क्या करना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? देखिए, चावल गेहूँ किसान सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट होता है, जी। जो देखता है कि उसको जिसमें फ़ायदा है वो करेगा और फिर अपना रिक्वायरमेंट से भी करता है। जैसे चावल को उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो वो धान ज़्यादा लगा चावल चूँकि सरकार खरीद लेती है, गेहूं खरीद लेती है, मंडी में आसानी से बिक जाता है, हाँ, तो उसको दाम मिल जाता है, इसलिए वो चावल गेहूं उपजाना चाहता है। दलहन को सरकार खरीदती नहीं। अभी तो कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ रहे थे कि दलहन को खरीद के लिए भी सरकार खोला है, लेकिन ज़्यादातर तो मंडी दलहन का नहीं, सरकार नहीं मतलब खरीदती है कि उसको ऐसे ही बेचना पड़ता जो है। रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से जो मार्जिनल फार्मर है, जैसे 1 एकड़ ज़मीन है तो प्लानिंग करता है ना कि हमको कितना दाल चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, कितना चावल चाहिए, उसी हिसाब से करता है। और प्रमोशन तो इसका तभी होगा जब अच्छी वैरायटी आएगी, जो इसमें बीमारी लगता है वो नहीं लगे। कितना कॉमन है सर बीमारी जो आप बता रहे थे कि वो उसका एक को खा जाता है? हाँ, सूखने का एक बीमारी बताया सर, सूखने दलहन का बीमारी एक हो गया, सबसे बड़ी बीमारी हुई है। और वो पॉड बोरर है, पॉड बोरर। हाँ, ये दो मतलब ये लिमिटिंग कितना फैक्टर कॉमन है सर? हाँ, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉमन हाँ, है, वो असल बहुत में लॉस हो रहा है। हाँ, वो सॉइल बॉर्न है, वो सॉइल मिट्टी में है, उसी से आ जाता है वो सूखने वाला बीमारी, तो खेत बदलना पड़ता है उसको। तो उसके लिए क्या सर कुछ छिड़काव करना चाहिए उसके लिए? हाँ, छिड़काव करते हैं। किस चीज़ का सर? वो फंजीसाइड जो फंगस रिलेटेड डिजीज है, फंजीसाइड क्या है? अच्छा, कुछ नेचुरल सर, नेचुरल फंगीसाइड कुछ जो प्रकृति ने बनाया है सर, जो कि किसान यूज कर सकता है सर, वो सब कुछ है सर? हाँ, देखिए, नेचुरल फंजीसाइड नहीं, हाँ, नेचुरल फंजीसाइड भी है, उसको भी यूज करते हैं, जो कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। एक सर हम आध्यात्मिक खेती का देख रहे थे सर, डॉक्टर पालेकर जी हैं वो जी, तो उन्होंने सब कुछ जो है वो उनका कहना है कि प्रकृति में सब कुछ दिया हुआ है, इंसेक्टिसाइड भी नहीं बनाना, आपको सब दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उनको देख रहे थे उसमें बता रहे थे जैसे अमरवेल है, कोई आदमी सोचता है कि अमरवेल प्रकृति खाली नुकसान के लिए बनाया, लेकिन अमरवेल और जो भी पौधा जिसको आदमी यूज नहीं करता है, उसके पौधा में ऐसा गुण से हम लोग एक बीमारी सुनते हैं कांग्रेस ग्रास से होता है, चमड़े में बीमारी, एलर्जिक कंजक्टिविटाइटिस, तो उनका कहना है कि अगर आप अमरवेल चाहे इस प्रकार का कांग्रेस ग्रास को भी अगर पीस करके उसको पानी मिला के छिड़काव कीजिएगा तो वो इंसेक्टिसाइड का काम करेगा। नीम वगैरह भी उसमें मिला करके वो बनाते हैं अपना, बनाते हैं, गोमूत्र से बनाते हैं। तो उनका हम देख रहे थे आध्यात्मिक खेती करके। फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है, तो दोनों तरह का है। जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, जो डिजीज कॉजिंग को मार देता है, सप्रेस कर देता है, तो उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं। जैसे यहाँ से इतना मिट्टी ले गए, उसमें आइसोलेट किए अलग अलग तरह से, 10 तरह का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब है, और सबको एक दूसरे के साथ बना के पेट्री डिश में डाले, तो ग्रोथ तो दोनों करेगा, लेकिन वो कभी कभी होता है कि एक दूसरे को सप्रेस कर देता है। यदि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को दूसरा बैक्टीरिया सप्रेस कर देता है, तो इट मीन्स इट हैज पावर टू सप्रेस द डिजीज जो बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, तो उस तरह का काम होता है हमारे यहाँ। नेचुरल फंगीसाइडल पर भी काम हो रहा है, नेचुरल फंजीसाइड पे भी काम होता है। तो हमें लगता है सर कि अब लोग जाग रहे हैं सर, अब लोग दलहन के प्रति जाग रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि, और सरकार ने भी कहा है कि अब चूंकि कार्बोहाइड्रेट आदमी की बीमारी का कारण बन रहा है, हर घर में डायबिटीज फैल गया, तो सरकारें भी जाग रही हैं, अब वो भी कह रही हैं कि आप जो अपना उपजाते हैं, जो दलहन जो आप अपना
ये गन्ना उपजाते हैं, मक्का उपजाते हैं। अब वो सब आप आदमी के खाने के लिए यूज मत कीजिए, उसको आप इथेनॉल में दीजिए, इथेनॉल सरकार बनाएगा और सरकार तो 22% तक मिलाने वाला है उसमें, जो है कि जो भी पेट्रोल निकलेगा उसमें। अब तो बिहार तो में ये इथेनॉल की फैक्ट्री भी लगने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि सर आने वाला दिन मानव जाति जाग गया है, उसको पता चल गया है कि ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट उसकी बर्बादी का सूचक है, और केवल उसकी बर्बादी के लिए नहीं, ये मिट्टी को भी बर्बाद करता है हाई कार्बोहाइड्रेट, और उसको अब इंसान का कोई ज़रूरत नहीं, हर आदमी मशीन से चलता है। तो अब उस कार्बोहाइड्रेट से गाड़ी चला करेगा और आदमी जो है दाल खाएगा। तो फिर से हम लोग उसी दुनिया में वापस लौट रहे हैं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मतलब मेहनत कम करते तो दाल रोटी खा के रहो, बुद्धिजीवी अगर हैं तो दाल रोटी खा के रहो, और क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। बिना मेहनत के कोई भी चीनी खाइएगा बीमारी का सूचक बनेगा। तो हमें लगता है कि आज ये सबौर के एग्रीकल्चर फार्म में आकर के ये प्रैक्टिकली दलहन का खेत देखने का सौभाग्य मिला। तो यहाँ पर सर थे, एग्रीकल्चर प्रोफेसर हैं सर, तो इनसे हमको जानने का बहुत कुछ मौका मिला। उम्मीद करते हैं आप भी सीखे होंगे। तो देखते रहिए और बने रहिएगा। धन्यवाद। तो अब हम लोग जो है एक्चुअली लेट हो गया सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी घूमने में। अभी हम लोग का करीब 11:30-12 बज गया। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और कहलगांव वाल होते हुए हम लोग जाएंगे अभी विक्रमशिला, जो यूनिवर्सिटी था प्राचीन, उसका जो भग्नावशेष है वहाँ देखने जाएंगे। तो देखते हैं, वैसे तो इसमें जाम रहा करता था, लेकिन अब इसमें क्या हालत है आगे पता चलेगा, और तब फिर वहाँ के बारे में आपको बताएंगे। फिर वहाँ से मंदार पर्वत जाएंगे। देखते हैं जितना ज़्यादा कवर कर सकें। समय तो हम लोग का कम से कम 4-5 घंटा बर्बाद हो गया। 2 घंटा तो सवेरे ही चला गया, तो नहीं तो फिर लोकल भागलपुर घूम लेते, वो नहीं घूम पाए। तो अब शाम में जो हो पाएगा वो देखेंगे। ठीक, देखते रहिए। तो हम लोग विक्रमशिला जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं गिट्टी लगा हुआ ट्रक जो है कि पूरे रास्ते में आपको मिलेगा। इसके चलते रास्ता जाम हो जाता है, आपको समय बहुत लग जाएगा जाने में। ये जो है भागलपुर का ये सबसे बड़ा संकट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भागलपुर में आपको ये बहुत बड़ा समस्या मिलेगा। अब ये जो पुल है जो उल्टा साइड में जा रहा है, सब नौगछिया विक्रमशिला सेतु की ओर। अभी देखिए कितना लंबा जाम है, दोपहर के 12 बजे ये हालत है। तो हम लोग जो है उस रास्ते को छोड़ के आगे जो मेन कहलगांव का रास्ता था, अब सनौला के माध्यम से विक्रमशिला अवशेष में जा रहे हैं। देखिए इधर भी आपको जाम लग रहा है। अब ये हालत है, भागलपुर में घूमना बहुत मुश्किल है। हम लोग सनौला वाले रास्ते में आ गए हैं और इसमें आपको ट्रक वाला जाम नहीं मिलता है। तो अगर आपको विक्रमशिला रुइंस जाना है तो ये रोड आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। वो कहलगांव वाला रोड उचित नहीं है, तो ये वाला रोड के थ्रू आप जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रोड ठीक है, इसमें कोई जाम नहीं है, तो ये अल्टरनेटिव रोड आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी करीब 45-46 किलोमीटर और बचा हुआ है, हम लोग जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं भागलपुर गंगा के किनारे है, इसलिए ये पूरा ही उर्वरा ज़मीन है। देख रहे हैं क्या, चारों तरफ जो है फसल लगा हुआ है। और अभी हम लोग सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज भी घूमे, ये आप देखे होंगे। तो हम लोग विक्रमशिला जा रहे हैं और ये देखिए खेत में हर जगह भरा हुआ है, आम का बागान है। और ये आपको हर जगह हरियाली नजर आएगा। लेकिन है कि पर्यटन के दृष्टिकोण से अभी इसको बहुत कुछ सुधारना है, क्योंकि ये जाम वगैरह हर जगह, इधर भी इस रास्ते में भी कुछ जगह, एक आध जगह जाम मिलेगा। तो ये सब सुधारने की आवश्यकता है। देख रहे हैं गाँव का नज़ारा, ग्रामीण
इस रास्ते से जाइएगा तो आपको बीच में हंदवाड़ा मिलेगा, जो कि गोड्डा ज़िला में है। यानी थोड़ा सा झारखंड घूम करके तब फिर लौटना होगा। अभी हम लोग झारखंड में हैं, गोड्डा ज़िला हंदवाड़ा। फिर यहाँ से मुड़ेंगे तो वापस बिहार में जाएंगे। रोड का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। और जो बीच में एरिया आएगा छोटा मोटा ब्लॉक लेवल का, उसमें आप देखिएगा कि जाम मिलेगा। तो हम लोग झारखंड से फिर से बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बॉर्डर, यहाँ भी जाम है, यही लफड़ा है। तो हम लोग अभी 20-22 किलोमीटर बचा हुआ है और कहलगांव यहाँ से 20 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं जो भागलपुर का गांव है, ये बहुत ही हरियाली से भरा हुआ है इलाका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आप देख सकते हैं। तो बीच में छोटा छोटा ये आता है ब्लॉक जैसा, गांव का नज़ारा, पशुपालन वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में देखिएगा। तो अब कहलगांव करीब 15 किलोमीटर दूर है और इधर आप देख सकते हैं, इधर एनटीपीसी नजर आ रहा है। तो कहलगांव का एनटीपीसी दिख रहा है। तो ये देखिए कहलगांव का एनटीपीसी दिख रहा होगा। तो हम लोग कहलगांव पहुँचने वाले हैं और फिर विक्रमशिला का अवशेष भी मिलेगा। उधर एक पहाड़ भी आपको दिख रहा है। और ये है कहलगांव का एनटीपीसी। इधर आप देख सकते हैं कहलगांव का डैम है, यहीं से पानी कहलगांव एनटीपीसी में जाता है। इधर कहलगांव का एनटीपीसी आप देख रहे हैं। तो इसमें जो पानी जाता है वो इसी डैम से आता है। जो आप डैम देखते हैं, अरे बढ़ाओ ना, मुँह मार का गांव का बाजार देख सकते हैं हम। छोटा सा सब्जी ला करके लोग बेच रहे हैं और ये एनटीपीसी दिख रहा है। तो कहलगांव पहुंचने वाले हम लोग और ये पानी यही नहर से जा रहा है, एनटीपीसी को मिलता है। तो हम लोग और करीब आ गए एनटीपीसी के। कहलगांव का एनटीपीसी है। हम लोग इसी के साइड से मुड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं एनटीपीसी कहलगांव। तो अब करीब 5-10 किलोमीटर और बचा है। आप देख सकते हैं यहाँ छोटा सा पहाड़ भी है, उस पर तो वो मंदिर बना हुआ है। पटियाला स्थान बगल में ही है, जहाँ उत्तरायणी गंगा है। तो यही है। तो अब हम लोग को विक्रमशिला 5 किलोमीटर है, बटेश्वर स्थान 8 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर और बचा है। वही है रोड आपको यहाँ पहुँचने के In 200 meters, turn left. रोड अच्छा नहीं है। तो अब 3 से 4 किलोमीटर है, लेकिन आप देख सकते हैं ये रोड कितना गड़बड़ हालत में है। और 3 एकमात्र यूनिवर्सिटी है भारत में, जो था विक्रमशिला स्तूप जो है 3 किलोमीटर। और सरकार ध्यान नहीं देती है। रोड का हालत आप देख ही रहे हैं, क्या हालत है। तो तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ये 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे ओल्ड एज के, लेकिन ध्यान नहीं है सरकारों का इस पर। तो
तो अब हम आ गए हैं, ये विक्रमशिला का अवशेष है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष। और आने में समय बहुत लगा, 2.5 घंटा, रास्ता बहुत गड़बड़ है। और पहले संग्रहालय है, फिर एंट्री का टिकट कटाएंगे और तब फिर अंदर जाएंगे। अंदर से आपको दिखाते हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक प्राचीन भारत का जो विश्वविद्यालय है वो कैसा है। और ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अपना इतिहास विरासत जानिएगा तभी अपनी संस्कृति से दो चार हो पाइएगा। देखते रहिए। तो हम आ गए हैं ये विक्रमशिला का, अब देख रहे हैं। पहले म्यूजियम घूमते हैं, तब फिर वो अवशेष को देखने जाएंगे। म्यूजियम से बहुत कुछ पता चलेगा इसके के बारे में। पाल शासकों ने बनाया था इसको, और गुप्त शासकों ने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। ये 800 ईस्वी का चीज़ है, 700-800 ईस्वी में। और इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पर तांत्रिक पढ़ाई का ये बहुत अच्छा केंद्र हुआ करता था। और अशोक ने भी यहाँ पर स्मारक का निर्माण करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में जो दाखिला था वो यहाँ के लोगों को दिक्कत होने लगा था, इसलिए इसको अलग से निर्माण किया गया था पाल शासकों के द्वारा। तो बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं अंदर में क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राचीन भारत का जो बौद्धिस्ट जगह था वो कहाँ कहाँ था, तो ये कहाँ बनाया लगाया था। तो देखिए यहाँ से पुरुषपुर से होकर के शाम तक फैला हुआ था, उधर साउथ में गया हुआ था। तो अजंता एलोरा से लेकर के पूरा भारत में उन्होंने स्तूप बनाया था। बहुत सारे को तो आज भी मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट साइट जो है भारत में कहाँ। तो अभी संग्रहालय हमने लोगों ने देखा। अब उसके बाद मेन जो है इधर आपका भग्नावशेष है, वो अभी चल के देखेंगे। संग्रहालय अभी हम लोग गए थे, लेकिन संग्रहालय में अलाउड नहीं है वीडियो, तो इसीलिए वहाँ पर बेसिकली बुद्ध का जो बौद्ध धर्म का जो ब्रजयान शाखा है वो उससे संबंधित यह स्मारक है। और 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हुआ करता था। पाल राजाओं ने इसको धर्मपाल ने बनाया था। और ये यहाँ पर तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती थी और तर्कशास्त्र वगैरह भी पढ़ाया जाता था, दर्शन शास्त्र। और मेन जो है महाविहार है और चारों तरफ इसी का भग्नावशेष आपको दिखेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं वो जो वहाँ पर दिख रहा है वही मेन है, हम लोग जाएंगे। तो आप बाहर से आइएगा तो सबसे पहले संग्रहालय मिलेगा गेट के पास, तब अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा। और मेंटेन नहीं किया गया है बहुत, यहाँ तक लोगों को पहुँचना आसान नहीं है, पहुँचना मुश्किल है। और गौरवमयी इतिहास की एक झलक आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन रखरखाव ठीक नहीं है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, आपको वो सेंट्रल में एक उसका स्तूप है, वही देखने लायक है। यहाँ भी कहा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी करीब 1000 छात्र थे और 100 टीचर थे, लेकिन नालंदा में 10,000 विद्यार्थी थे और करीब 1500 शिक्षक थे। तो 7:1 का रेशियो था। और यहाँ भी जो है आप 10:1 का रेशियो पा सकते हैं। तो और दोनों को बख्तियार खिलजी ने जलाया था, दोनों को वो करीब 1200 ईस्वी के आसपास में इसको जला दिया गया था। तो आप देख रहे हैं यही है भग्नावशेष। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से ये जो है चारों तरफ से एंट्री गेट था। और
ये चारों तरफ से ऐसे बना हुआ है, बीच में एक जो है बिहार है, जो आप देख रहे हैं बीच में एक बिहार है और चारों तरफ से बाउंड्री था। तो ये विश्वविद्यालय का भग्नावशेष है और जहाँ जहाँ गेट हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही इसके गेट पर भी कुछ विद्वान जन हुआ करते थे जो क्वेश्चन पूछा करते थे और उसका वो जब जवाब देने पर ही दाखिला मिलता था। तो ये है, यहाँ पर एक चीज़ है कि नालंदा में आपको बहुत सारे गाइड मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गाइड आपको नहीं मिलेगा। तो खुद ही संग्रहालय से जाके चीज़ों को समझना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही जो दीवार है यही चारों तरफ ऐसे बना हुआ है और बीच में जो है वही जो है मेन स्तूप है। तो जो देखने लायक है और वैसे मैदान है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर 1000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे इतने बड़े कैंपस में। तो ये आप देख सकते हैं, दीवार पर भी हम लोग चढ़ेंगे, पहले अंदर का दृश्य देख लिया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यही मुख्य द्वार था और इसके ठीक सामने जो है स्तूप है और इसी में जो है कि ये बौद्ध का स्तूप है। स्तूप के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो आप जान सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो ये जो है 8वीं से 10वीं शताब्दी का ये चीज़ था, इसको आप अभी देख रहे हैं, धर्मपाल ने बनाया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्तूप है, जो मध्य का स्तूप है और चारों तरफ अभी बहुत सारे चीज़ों का उत्खनन अभी नहीं हुआ है। ये आपको दिख रहा है 2004 ईस्वी से ही इसको संग्रहालय को ओपन किया गया है और ये जो है धर्मपाल द्वारा बनाया गया था। तो बीच में जो स्तूप है ये बेसिकली बौद्ध लोगों द्वारा बनाया गया था। इसमें सामान्यतः स्तूप जो बनाया जाता था वो किसी बुद्ध के अवशेष हुआ करते थे, उनको संरक्षित रखा जाता था, उसके लिए या फिर यादगार के रूप में बनाया जाता था। इसका स्ट्रक्चर पहाड़पुर बांग्लादेश में एक स्तूप है, उससे मिलता जुलता है, सोमेश्वर। तो आप देख सकते हैं, बीच में सेंट्रल स्तूप है और इसकी दीवारें हैं जो कि 8वीं शताब्दी की बनी हुई हैं। तो अभी आप सोच सकते हैं कि अभी भी दीवार ठीक हालत में है। तो उस ज़माने की कलाकारी को आप अनुभव कर सकते हैं। तो लेकिन है कि यहाँ पर इस स्मारक पर सरकारों का ध्यान नहीं है, हालांकि इसका स्ट्रक्चर जैसा कि हमने बताया पहाड़पुर एक जगह है बांग्लादेश में, तो वहाँ जो सोमेश्वर विहार मिला है, सोम विहार, उससे मिलता जुलता है। तो पीछे का आता है, आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका पीछे का है और ये मध्य का स्तूप है। तो यही है, इसमें दीवारें चौड़ी चौड़ी हैं, कहीं कहीं तो कुछ मूर्तियाँ भी हैं उसमें, आपको दिख रहा है। तो ये तंत्र विद्या का साधन था, अच्छा केंद्र हुआ करता था, लेकिन फिर इसको जला दिया गया। जलने के भी अवशेष आपको इसमें दिखते हैं। तो आप यहाँ आने के बाद 7वीं 8वीं शताब्दी में पहुँच जाते हैं उन दिनों में। ये स्तूप के अंदर जाइएगा तो ऐसा मिलेगा आपको, सब देख रहे हैं। और यही ऊपर में जाने पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको संरक्षित किया गया है और कुछ पुराने टीले हैं, तो उत्खनन में इसे मिला है, तो आप देख सकते हैं। और इधर आपको पहाड़ भी नज़र आएगा, तो देखने पहाड़ भी है। तो
यही है। तो आप बाहर निकलने लगिएगा तो आप ज़्यादा दिखिएगा, ये बाहर जाने का रास्ता और ये अंदर में स्तूप जो जाने का रास्ता है। चारों तरफ मैदान से घिरा हुआ है, एक तरफ पहाड़ी भी है। तो ये यही है पूरा आपका विक्रमशिला का अवशेष जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए और इतिहास में डूब जाइए, इस ज़माने की परिस्थितियों को समझिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह बिहार वृक्षों के निवास हेतु निर्मित एक विशाल वर्गाकार संरचना है जिसकी प्रत्येक भुजा 330 मीटर है। इसके केंद्र में आप जो देख रहे हैं चारों तरफ, वो 330 मीटर लंबा भुजा है चारों तरफ, बीच में स्तूप है। इसका आधार एक क्रॉस के समान है। उत्तरी भुजा के मध्य में एक भव्य प्रवेश द्वार है जिसका मंडप ऊंचे एकाश्म स्तंभों पर आच्छादित है। द्वार मंडप के दोनों पार्श्व में 4 कक्ष बने हुए हैं। मुख्य द्वार से लगभग 70 मीटर पूर्व में एक गुप्त द्वार तथा बिहार के दक्षिणी भुजा पर एक संकरा मार्ग होने के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कुल 208 कमरा था इस महाविहार में। चारों भुजाओं पर लगभग 400 मीटर वर्ग वाले 52 कक्ष पंक्तिबद्ध हैं। तो 52 गुना 4 208 कमरा था जो कि एक बरामदे से जुड़े हुए हैं, यानी कि चारों भुजा में 52 कमरा था और बीच में स्तूप था। तो बरामदों के मध्य में प्रांगण में उतरने पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बीच में एगो लाइब्रेरी भी था। तो ये सब आप देख रहे हैं। इसी ढंग से महाविहार से लगभग 32 मीटर दक्षिण पश्चिम में एक सक्रिय पथ के पास जुड़ी हुई आयताकार संरचना है जिसको ग्रंथागार भी कहा जाता था। और इसका स्ट्रक्चर पहाड़पुर बांग्लादेश सोमपुर महाविहार से मिलता है। अंतर मात्र इतना है कि विक्रमशिला महाविहार क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत बड़ा है तथा इसके बाहर दुर्ग जैसी बुर्जियों से युक्त है। तो 208 कमरा था इस विश्वविद्यालय में, ये आप देख सकते हैं। तो चारों तरफ कमरा बना हुआ था और बीच में स्तूप था। तो जो स्तूप देख रहे हैं बीच में था, चारों तरफ कमरा था, 58 कमरा वाला था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यही है जिसको कि आप समझ सकते कि कितना बड़ा विश्वविद्यालय होगा ये। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, बीच में जो है वो मध्य का स्तूप है और भगवान बुद्ध की पूजा होती थी। और इधर जो आप देख रहे हैं चारों तरफ 52 कमरा है। 52 कमरा इधर, 52 कमरा इधर, 52 कमरा इधर और 52 कमरा इधर। तो ये चारों तरफ 208 कमरा था और एक जगह लाइब्रेरी भी था। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था और बीच में स्तूप था जो आप देख रहे हैं। यहाँ तंत्र विद्या की पढ़ाई होती थी और बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। इसके अवशेष यहाँ मिले हैं। एक समय था जब 8वीं शताब्दी के टाइम में ये जो था वो यहाँ से ही नालंदा विश्वविद्यालय को भी ये शासित किया जाता था। तो सोचिए उस ज़माने में इसकी महत्ता। 5वीं शताब्दी में तो नालंदा विश्वविद्यालय मेन था, लेकिन उस समय गुप्त शासकों ने उसको बनवाया था। लेकिन जब 7वीं 8वीं शताब्दी में जब पाल वंश के शासकों ने इसका निर्माण किया तो यहीं से नालंदा विश्वविद्यालय का शासन भी देख रेख किया था। तो इसका महत्व आप इसी से समझ सकते हैं। तो मित्रों, आपने देखा ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भग्नावशेष है जो आप देख रहे हैं। तो यह विश्वविद्यालय का जो उत्खनन शुरू हुआ था ये 1960 में पटना विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था। फिर 70 के दशक में इसका उत्खनन ASI भी ने किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी किया। और यह विश्वविद्यालय बेसिकली 400 सालों तक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, जब तक कि बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट न किया था। और यहीं से नालंदा विश्वविद्यालय को भी कंट्रोल किया जाता था। दोनों के शिक्षक एक्सचेंज होते थे, वहाँ के शिक्षक यहाँ आते थे, यहाँ के शिक्षक वहाँ जाते थे। यहाँ के बहुत सारे लोग तिब्बत भी जाते थे। और बेसिकली ये तंत्र विद्या का स्रोत केंद्र था, क्योंकि 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में तंत्र विद्या पर बहुत ज़्यादा काम होता था। तो बेसिकली ब्रजियन शाखा जो है बौद्ध का, जो तंत्र से संबंधित है, ये उसका जो महासुख की बात करता है, तो ये उसका केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र था। और एक ज़माने में नालंदा का कंट्रोल भी यहीं से होता था, नालंदा यूनिवर्सिटी का कंट्रोल भी यहीं से होता था। और उधर आप पीछे जो देख रहे हैं, उधर वो तिब्बती मंदिर का अवशेष मिला है। तो ये था नज़ारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, जो धर्मपाल राजा धर्मपाल ने इसे बनाया था। और 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य में इसमें 208 कमरा
1000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 100 शिक्षक थे। तो द्वारपाल यहाँ भी होते थे, जैसे नालंदा में होते थे, और वही इंटरव्यू लेते थे, तभी छात्रों को प्रवेश मिलता था। तो ये आपका कंप्लीट हमने आपको दिखाया विक्रमशिला महाविहार। तो यहाँ पर ज़रूर आइए और ध्यान मनन कीजिए, उन दिनों की बात ताज़ा कीजिए। शुरू में आपको संग्रहालय मिलेगा, गेट से जब घुसिएगा तो पहले संग्रहालय मिलेगा और फिर आपको ये भग्नावशेष मिलेगा। कुल घूमने में करीब करीब 1 से 1.5 घंटा समय लगेगा। आने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको करीब 12:30 बजे हम लोग चले थे और यहाँ पर पहुँचे हैं करीब 2:30 बजे। तो 1 घंटा लगा घूमने में, 3:30 हो रहा है। 2:30 बजे आए थे तो हम वापस लौट रहे हैं। तो यही है।